दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान पर हुकूमत अचानक नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे छीन ली गई। एक सफर, समुंदर के रास्ते, एक तिजारत जो हुकूमत में बदल गई। कैसे दूर के मुल्क से आए लोग इस जमीन के मालिक बन बैठे और कैसे हर कोने से अवाम उठ खड़ी हुई आज़ादी के लिए। ये कहानी है जंग की, कुर्बानी की और एक कौम के जागने की। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शीज़ा मनार और आप देख रहे हैं शान हिंदुस्तान, जहाँ हम तारीख को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे महसूस करते हैं। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान की उस तारीख को जिसने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदल दिया। एक सफ़र जो तिजारत से शुरू हुआ, हुकूमत तक पहुँचा और आखिर में आज़ादी की जंग में बदल गया। 1498 में वास्को डी गामा कैलीकट के साहिल पर पहुंचे। ये सिर्फ एक तिजारती सफ़र नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की दस्तक थी। उस दौर में हिंदुस्तान दुनिया के अमीर तरीन देशों में शुमार होता था। हमारे कपड़े, मसाले और तिजारती मरकज़ पूरी दुनिया में मशहूर थे। वास्को डा गामा के बाद पोर्चुगीज़ हिंदुस्तान आए, फिर डच आए और उनके बाद फ्रेंच आए और आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में दाखिल हुई। शुरू में ये लोग मसाले, कपड़े और कई चीज़ों की तिजारत के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी तिजारत को सियासत और फिर हुकूमत में बदल दिया। इन्होंने बंदरगाहों पर कब्जा जमाना शुरू किया, इमारतें बनवाई और आखिर में हिंदुस्तान के रियासतों के मामले में दखल देने लगे। ब्रिटिश ने सिर्फ तलवार के जोर पर जंग नहीं जीती, बल्कि सियासत, चालबाजी और मंसूबाबंदी के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाया। जंगे प्लासी 1757 में जंगे प्लासी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में मीर जाफर की गद्दारी ने ब्रिटिश को जीत दिलाई और बंगाल उनके कब्जे में चला गया। ये वो मोड़ था जब ब्रिटिश हुकूमत मजबूत होना शुरू हुई। जंगे बक्सर 1764 में जंगे बक्सर मुगल हुकूमत शाह आलम सानी और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मुत्तहिदा फौज और ब्रिटिश रूल के दरमियान लड़ी गई थी। ब्रिटिश के जीतने के बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूल करने का हक मिल गया। अब ब्रिटिश सिर्फ ताजिर नहीं रहे थे, वो हुक्मरान बनने लगे थे। मैसूर की जंग दक्षिण भारत में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ काफी जबरदस्त मुकाबला किया। टीपू सुल्तान ने नए फौजी तरीके इस्तेमाल किए, रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त दुनिया के लिए एक नई चीज थी। ब्रिटिश को मैसूर की जंग में कई साल सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन 1799 में श्रीरंगपटना की जंग में टीपू सुल्तान शहादत पा गए। लेकिन आज भी उनका नाम आज़ादी और बहादुरी के लिए मिसाल बन गया। मराठा जंगें हिंदुस्तान की सबसे अहम जंगों में शुमार की जाती है। कई साल तक मराठा सरदारों ने ब्रिटिश के खिलाफ मजबूत मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार मराठा ताकत कमजोर पड़ने लगी और ब्रिटिश का असर और रसूख पूरी हिंदुस्तान में फैलने लगा। डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल नाम की पॉलिसी अपनाकर लोगों के अंदर तफर्रुक पैदा करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की पॉलिसी लागू की। इस पॉलिसी का मतलब था कि अगर किसी रियासत का वारिस ना हो तो उसे ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेती थी। ज़्यादा लगान कारोबार की बर्बादी और अवाम की गुर्बत में लोगों के दिलों में बगावत पैदा करती। जंगे आज़ादी 1857 की जंग को हिंदुस्तान की सबसे पहली बड़ी आज़ादी की जंग माना जाता है। ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, बल्कि अवाम की पुकार थी। इस अजीम जंग में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे और बेगम हजरत महल जैसे कई दूसरे रहनुमाओं ने अपना किरदार निभाया। इस जंग में सिपाहियों, किसानों और अवाम ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला किया। ये जंग कामयाब ना हो सकी, मगर इस आज़ादी की चिंगारी ने पूरे मुल्क में शोला बना दिया।
महात्मा गांधी ने अमन और अहिंसा के जरिए आज़ादी की तहरीक की क़ियादत की। उन्होंने लाखों अफराद को आज़ादी के लिए मुत्तहिद किया। उनकी क़ियादत ने तहरीक को पूरे मुल्क में फैला दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के तहरीक के सबसे मजबूत रहनुमा बने। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से आज भी याद किया जाता है। उनकी मजबूत क़ियादत ने मुल्क की वहादत को मजबूत किया। जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के तहरीक के नुमाया रहनुमा थे। उन्होंने कई बार कैदोबंद बर्दाश्त की और आज़ादी के बाद पहले वजीर आज़म बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कायम की। उन्होंने मुसल्ला जद्दोजहद के जरिए आज़ादी की कोशिश की। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरोजनी नायडू आज़ादी की तहरीक की नुमाया खातून रहनुमा थी। उन्होंने आज़ादी की तहरीक में पुरजोश हिस्सा लिया और अवाम को बेदार किया। वो बुलबुले हिंद के नाम से मशहूर हैं। आज़ादी की जंग में अखबारों का किरदार। जब हथियार कमजोर पड़ जाते हैं तब कलम ताकतवर बन जाता है। उस दौर के अखबार आज़ादी के लिए आवाज बन गए। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, केसरी, बाल गंगाधर तिलक और द हिंदू, ये अखबार ब्रिटिश जुल्म को बेनकाब करते थे, लोगों के अंदर शऊर पैदा करते थे और आज़ादी के जज्बे को हर घर तक पहुंचाते थे। आज़ादी की अहम तहरीके आदम ताउन। महात्मा गांधी की क़ियादत में लोगों ने ब्रिटिश इदारों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तहरीके नाफरमानी। इस तहरीक में नमक कानून के खिलाफ आवाज उठाई गई और ब्रिटिश कवानीन की खुली नाफरमानी की गई। भारत छोड़ो तहरीक। 1942 में पूरे मुल्क में एक बात बुलंद हुई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये तहरीक ब्रिटिश हुकूमत की बुनियादों को हिला देने वाली साबित हुई। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के कबीली इलाके में रहकर ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी और अवाम को एकजुट किया। सुब्रमण्य भारती, इन्होंने अपनी नज़मों और तहरीरों के जरिए आज़ादी का पैगाम घर घर तक पहुंचाया। वेलुम नाचियार, ये ब्रिटिश के खिलाफ जाने वाली पहली हिंदुस्तानी रानियों में शुमार लेती। मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये एक अजीम आलिम होने के साथ साथ एक दूरअंदेश लीडर भी थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इनके अखबार अल हिलाल ब्रिटिश के खिलाफ एक सोची समझी आवाज थी। आज़ादी के बाद भी इन्होंने तालीम के निज़ाम को मजबूत बनाने में एक अहम किरदार निभाया। अशफाक उल्लाह खान, एक जवान जिसने अपनी जिंदगी मुल्क के नाम कर दी, काकोरी वाक़ये में हिस्सा लिया और ब्रिटिश के खिलाफ खुले आम खड़े हुए। फांसी के वक्त भी इनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि फख्र था। इनकी कुर्बानी आज भी नौजवानों के लिए मिसाल है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने खुदाई खिदमतगार तहरीक के जरिए अमन और शांति का पैगाम दिया। वो नॉन वायलेंस के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमा थे। इन्होंने बिना कोई हथियार उठाए ब्रिटिश के खिलाफ मजबूत मुकाबला किया। बेगम हजरत महल, लखनऊ में 1857 की जंग की क़ियादत की और अपने अवाम और ज़मीन के लिए ब्रिटिश का सामना किया। एक औरत होते हुए भी उन्होंने दुश्मन को हिला कर रख दिया। मौलाना हजरत मोहम्मद, इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का मुतालबा रखा और इनका नारा इनकलाब जिंदाबाद हर तरफ गूंज उठा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक शायर भी थे जिन्होंने लफ्जों के जरिए जंग लड़ी। हकीम अजमल खान, एक तबीब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी। जामिया मिलिया इस्लामिया के क़ियाम में उनका किरदार बुनियादी था। उन्होंने तालीम को आज़ादी के लिए सबसे बड़ा जरिया समझा। आज़ादी का सफ़र, एक मुसलसल कहानी। 20वीं सदी के आगाज तक पूरे मुल्क में आज़ादी की आवाज़ पहुंच चुकी थी। हर शहर, हर गांव और हर तबके के लोग आज़ादी के सपने देख रहे थे। और 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के दौरान सियासी मंजर तेजी से बदलने लगे। कई मुख्तलिफ रहनुमा मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगे। मीटिंग्स हो रही थी और एक ऐसे निज़ाम की तलाश थी जो लोगों को अमन और इंसाफ दे सके।
1946 में कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया। कोशिश ये थी कि सबको लेकर एक मुस्तहकिम निज़ाम तैयार किया जाए, लेकिन सियासी इख्तिलाफात बढ़ने लगे थे और आखिरकार 1947 में माउंटबेटन प्लान को पेश किया। इसके दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान कई अहम गुफ्तगू और फैसले हुए। इस सियासी फैसलों के दौरान अवाम के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, खानदान बिछड़ रहे थे। आंसू और दर्द का एक मुश्किल दौर था, मगर इन सब के दरमियान अभी भी आज़ादी का ख्वाब जिंदा था। और फिर 15 अगस्त 1947 की सुबह हुई, एक नया सूरज तुलू हुआ। सदियों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। खून से लिखी गई थी ये कहानी है आज़ादी, हर खतरा था एक ख्वाब का निशान। आज हम आज़ादी की सांस लेते हैं जो, वो थी उनकी कुर्बानी की अरमान। अगले एपिसोड में हम देखेंगे हिंदुस्तान के दस्तूर और जमहूरियत की कहानी। कैसे तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम और कैसे लिखा गया हिंदुस्तान का दस्तूर और कैसे हर शहरी के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मैं हूँ शीज़ा मनार, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।